नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो पैसा बचाए पैसा बनाए में। मैं हूं नीरज सेठी। हर दिन हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत इसलिए करते हैं ताकि यहां से जुटाया गया कुछ पैसा आज निवेश हो जाए और कल जिसकी वजह से हमारा जो बुढ़ापा है वो आसानी से कट सके। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी टेंशन तब आती है जब आपकी सैलरी थोड़ी कम हो। यानी अगर आज के लिहाज से देखा जाए तो जितनी जरूरत है महंगाई के लिहाज से उस हिसाब से सैलरी कम है। यानी कि अगर आज हम बात करेंगे उस ब्रैकेट की जो ज्यादातर लोग जिस सैलरी में आजकल घर चला रहे हैं, 50,000 रुपए मंथली की सैलरी, यानी ऐसा पैसा जिसे आप ज्यादा बड़ा नहीं कह सकते और आजकल की महंगाई के हिसाब से ऐसा वैसा, यानी ऐसी सैलरी स्ट्रक्चर जो लगभग ज्यादातर लोग रिलेट करते हैं कि 50,000 रुपए की सैलरी अगर आपकी है तो सवाल यह भी है कि आपके खर्चे कैसे होंगे, उनमें से पैसा बचेगा कैसे और फिर वो निवेश कैसे होगा, और निवेश कैसे होगा और पैसा बचेगा कैसे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान है हमारे साथ सुशील जैन, जो कि CFO personalcfo.in के फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशील सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी। देखिए सर, अब सवाल यही है सीधा सा कि 50,000 रुपए सैलरी होती है। हालांकि ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है जिस हिसाब से महंगाई देश में बढ़ चुकी है, लेकिन एक नॉर्मल सी अमाउंट है। और नॉर्मली जब कोई युवा आज के दिन अपना करियर स्टार्ट करता है तो हम देखते हैं कि 40-45 हज़ार रुपये सैलरी तो होती ही है, शुरुआती सैलरी। उसके हिसाब से देखेंगे तो आज इसी ब्रैकेट पर बात करेंगे। 50,000 रुपये की सैलरी है, जो खर्चे हैं, चाहे वो किराए का खर्चा और ग्रोसरी और बच्चों की फीस, तमाम जो खर्चे हैं उसको कैसे बांटे, कितना पैसा इनमें से बचाया जा सकता है और कैसे बचाएं सर? जी बिल्कुल, ये जो आपने सैलरी ब्रैकेट ली है ये बहुत ज़्यादा को रिलेट करेगी। इनिशियल स्टेज पे नॉर्मली यही पैकेज मिलते हैं। आप अगर कहीं से नॉर्मल MBA करें या इंजीनियरिंग करके आते हैं तो ये 5-6 लाख का पैकेज से आपको शुरुआत करनी होती है। तो इस जगह पे अगर आप हो और यहाँ से शुरुआत करनी है तो आपका थोड़ा सा संभल के आगे बढ़ना है, क्योंकि इनिशियल 3-4 साल जो है यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे तो फिर सैलरी भी आपकी बढ़ेगी और आपकी कई चीज़ें भी पूरी हो चुकी होती है तब तक। सो पहले जो आपका ये है कि 50,000 का होता है तो आपको ये देखना है कि आपको कोई भी जल्दबाजी में लोन लाइबिलिटीज़ नहीं बांधनी है। वहीं पे सबसे ज़्यादा हम ट्रैप में आ जाते हैं कि अगर आपने कोई बड़ा लोन ले लिया या जैसे कि गाड़ी ख़रीद ली, कई बच्चे होते हैं कि घर ले लिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है। पहले है आप आराम से रहिए। जैसा कि मैं सदा कहता हूँ, आपको अगर 50 लाख का घर लेना है तो 50 लाख का EMI बांधने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर रेंट पे भी थोड़े दिन रहोगे तो हो सकता है वो आपका 8-10 हज़ार रुपये किराए में वही मकान मिल जाएगा आपको। तो पहले कुछ दिन आप एंजॉय कीजिए, अपनी प्लानिंग बनाइए, फाइनेंशियल प्लान तैयार कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। घर भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, सब कुछ होगा, बट आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है शुरू में। सर खर्चों की जैसे आपने बात की, क्योंकि 50,000 की सैलरी को अगर हम मेट्रो सिटी में देखेंगे तो बहुत कम नजर आती है, लेकिन अगर टायर 2 या टायर 3 सिटी में देखेंगे तो वहां पर इसे थोड़ा सा मतलब असलियत के तौर पे थोड़ा देखा जा सकता है। वहां के हिसाब से अगर खर्चों को बांटे सर, फिर कैसे मतलब इसको बांट सकते? जैसे किराया है, मान लीजिए कोई किराए के मकान में रहता है, 12,000, 13,000 या 15,000 रुपए तक उसका रेंट है और बाकी भी खर्चे होते हैं। तो ऐसी कोई अमाउंट सर जो कम से कम 50,000 की सैलरी वाली को बचानी चाहिए? देखिए, अगर 50,000 का सैलरी है तो आपको अपना एक बजट बनाना चाहिए कि आपका कितने लिमिट तक आपको वो करना है। तो आपको जैसे कि आपने कहा 10 से 12,000 रुपये टायर 2 सिटी में घर आ जाता है। अगर इनिशियल फेज़ पे मैं अगर ये एज्यूम करूँ कि आपकी शादी हो गई और हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा भी है, तो भी अगर 2-3 साल का बच्चा है तो आप आराम से ऐसा मकान मिल जाता है जो 10-12 हज़ार में आप रह सकते हो। तो आपको एक ये लिमिट बनानी है कि आपको रेंट पे कितना देना है कि 10 से 12 हज़ार 13 हज़ार रुपये से ज़्यादा आपको रेंट पे नहीं देना है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आपके जो खर्चे की ज़रूरत होती है वो आती है आपकी ग्रोसरीज़ की, खाने पीने की, राशन की। तो अगर आप रफली 2 आदमी का अगर लेते हैं खाना पीना सब्जी आज की डेट में, तो 7 से 8 हज़ार रुपये लगभग खर्चा आपका वो आ जाता है। तो इस तरीके से आपका लगभग 20 हज़ार रुपये तो घर को मेंटेन करने का चला। इसके अलावा जो हमारे आजकल के खर्चे हैं जैसे कि मोबाइल के हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएंगे, ये सब चीज़ों को अगर आप मिला लो तो मेडिसिन वगैरह भी आएगा, बच्चा छोटा है तो ज़रूरत पड़ सकती है। तो अराउंड ये 4-5 हज़ार रुपये इनका भी महीने का खर्चा बैठ जाता है। तो रफली देखो 50 में से 25 हज़ार तो ऐसे खर्चे हैं जो कि आप अनअवॉइडेबल है, जिसको आप हटा नहीं सकते।
यहाँ से फिर अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पे हमें जाना होता है। अब यंग है, शादी हुए भी 2-3 साल हुए हैं, तो ओबियसली बाहर खाना जाना, घूमने जाना, ये सब रहता है। तो यहाँ से आपका खर्चे एड ऑन होते हैं, जो कि आप कई बार ज़्यादा कम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आपके बजट के हिसाब से। तो यहाँ लगभग आपको 5-7 हज़ार रुपये महीने का ये खर्चा आपका होता है कि आपने मोबाइल में मान लीजिए 1000 रुपये रिचार्ज के ही लग जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों के। इलेक्ट्रिसिटी बिल का लग जाएंगे लगभग 1000-1500 रुपये, अगर एसी लगा रखा है तो वो भी आ ही जाता है बिल, तो वो खर्चा हो गया। आपका ट्रांसपोर्टेशन है कहीं जाने आने का, बाहर खाने का, तो ये 5-7 हज़ार रुपये ये खर्चे हो जाते हैं। तो मोटा मोटा अगर आप ये देखें तो आपका लगभग 30 से 35 के बीच में खर्चा आपको मैनेज कर लेना चाहिए। आपकी कोशिश ये पूरी होनी चाहिए कि 30 से 35 में हो, ताकि 2-3 हज़ार रुपये जो एक्स्ट्रा बचे उसके लिए हमारे और भी खर्चे हैं, जैसे कि नीड है होना चाहिए, वो है कि आपका इमरजेंसी फ़ंड अलग करने के लिए थोड़ा सेविंग शुरू होती है। प्लस आपको हेल्थ इंश्योरेंस एक आपकी होनी चाहिए, वो कंपलसरी समझ के चलिए आप कि वो आपको प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। और एक टर्म प्लान, तो इनका प्रीमियम सब मिला के 2-3 हज़ार रुपया महीने का आपका एक्स्ट्रा वो भी आ जाएगा। तो लगभग ये 35 हज़ार रुपये के आसपास तक का आपका खर्चा आपको मैनेज कर लेना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो थोड़ा सा आपको फिर सोचना पड़ेगा। जी। और बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि सर 15,000 रुपये उस हिसाब से बचते हैं, क्योंकि 50,000 सैलरी है, 35,000 रुपये आपने खर्चा बता दिया, 15,000 रुपये बचते हैं। अगर 15,000 रुपये को सही से एलोकेट करें, अलग अलग जगह पे निवेश के लिहाज से भी देखें, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है तो उसके हिसाब से इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, जैसे कि आपने बताया कि टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों की ज़रूरत है। वो जो 15,000 है उसको कैसे बांटें, क्योंकि जिसमें इंश्योरेंस भी आ जाए, निवेश भी आ जाए और रिटायरमेंट भी एक उसमें रहे ख्याल में कि आज से थोड़ा थोड़ा जोड़ा पैसा रिटायरमेंट में जो काम आए। देखिए बिल्कुल, आप 15,000 को सही से एलोकेट करो तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो सकती है। कि सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि आपको एक तो शुरुआत में आपको इमरजेंसी फ़ंड के लिए कुछ पैसा आपको रख लेना है, तो वो आने वाले 2-3 महीने के अंदर अगर आप सही से अगर मैनेज करें, तो अगर आपका 35,000 रुपये खर्चा है और अगर ये 15,000 को थोड़ा सही से मैनेज करें तो 3-4 महीने में आपके पास 1-2 महीने का एक इमरजेंसी फ़ंड हो जाता है, जिसको आपको ग्रेजुअली 3 से 6 महीने तक के इमरजेंसी फ़ंड बनाना है आपको। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक मुश्त पैसा आपके पास, आप चाहे उसको फिक्स डिपॉजिट करा के रखिए या आप उसको बैंक में सेविंग अकाउंट में रख लें, और आजकल जो ज़्यादा चल रहा है वो लिक्विड फ़ंड और डेट फंड में जाता है। तो आप ये जो इमरजेंसी फ़ंड वाला पैसा आपको एलोकेट करना चाहिए, वहाँ पे आप लिक्विड फ़ंड में या शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड जो टारगेट होना चाहिए वो एक हेल्थ प्लान लेना अच्छा सा, जो कि आपको 15-20 लाख रुपए मिनिमम हो, और जिसमें ये ऑप्शन भी हो कि रिफ़िल वाला ऑप्शन हो अनलिमिटेड। तो अगर आप 20 लाख रुपए का कंज्यूम कर दिए इन केस, तो दोबारा अगर क्लेम आए तो दोबारा 20 लाख आपको मिल जाए। तो इसमें अगर आप एक प्लान लेने जाओगे तो उसमें आपका थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा, तो वो आपको अगर एवरेज लो तो 2-3 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 20-22 हज़ार रुपये में आपको एक अच्छा सा प्लान 3 आदमी के लिए बहुत अच्छा प्लान मिल सकता है। तो आपको वो एक सर्च करना है और ऑल इंक्लूसिव प्लान लीजिएगा, ताकि आपको क्लेम के टाइम पे कुछ पैसा जेब से ना देना पड़े। तो सेकंड चीज़ आपकी ये हुई, और तीसरी चीज़ आती है एक टर्म प्लान। तो बेयर मिनिमम आपकी अगर 50,000 रुपये सैलरी है, खर्चा है, तो उसको देखते हुए अगर लाइबिलिटी कुछ और है तो वो देख के एक वर्कआउट कीजिए। लगभग 50 लाख 1 करोड़ का आपको टर्म प्लान होना चाहिए, वो भी आपको लगभग 1000 रुपये महीने में मिल जाएगा आपको। तो ये 3 चीज़ आपको पहले कर लेनी है। ये वन टाइम वाला है, साल में एक बार लगता है और आपका काम हो जाएगा। बाकी जो पैसे बचे अब 15,000 को, अब आप अपने फ्यूचर के जो गोल्स है, कुछ देखिए गोल्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी गोल और एक आपके एक सपने हैं। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी गोल जैसे कि बच्चे को पढ़ाई कराना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, तो उसमें ऑप्शन नहीं है, आपको कराना ही है। बच्चे की शादी एक बार ऑप्शनल आप ले लेते हो, लेकिन हमारे कल्चर में ये है कि हम लोग बच्चे की शादी की जिम्मेदारी भी पेरेंट्स के ऊपर ही रखते हैं। तो वो भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी गोल हो गया। और तीसरी चीज़ है रिटायरमेंट प्लानिंग का, जो कि आप अपने लिए तो सोचते ही हो, बल्कि आपकी वाइफ के लिए भी सोचना है। अगर कुछ हो जाए तो वाइफ के लिए भी हो, हालांकि वो टर्म प्लान से कवर होता है, लेकिन इन केस अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। तो ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी गोल हो गए। इसके बाद आप अपनी लाइफ भी तो जीना चाहेंगे, तो उस जगह पे फिर आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, ये चीज़ें फिर आती है, फिर आप उनको एंजॉय करना होता है। तो आपको सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी गोल के लिए
पैसा एक साइड में करके रखना है। अब वो कैसे हो कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी गोल का कैसे जिम्मेदारी पूरी हो, बहुत सिंपल सा है। आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठिए या आप अपने से कीजिए, एक टारगेट निकाल लीजिए कि आपको कितना पैसा बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा 2 साल का है या 3 साल का है, तो आज से 15 साल बाद अगर आपको 10 लाख रुपए सपोज पढ़ाई के लिए चाहिए, तो आज का 10 लाख उस टाइम पे लगभग आपका 25 लाख के आसपास की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए आप 4-5 हज़ार रुपये की 4,000 या 5,000 रुपये की SIP अगर आप कर दो, तो आप एक बच्चे की पढ़ाई की तरफ से निष्पीकर हो गए। अब वो SIP को आपको छेड़ना नहीं है। एक बात नीरज जी ध्यान रखिएगा, पैसे का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आप खुद हो। जैसे ही थोड़ा पैसा बनता है ना, हमने बच्चे की पढ़ाई के लिए जोड़ा, लेकिन आप अपनी गाड़ी खरीदने के लिए निकाल लेते हो पैसा। तो आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना है। आपको ये देखना है कि ये बच्चे की पढ़ाई के लिए मैंने अलग किया है, उसको मेरे को नहीं छेड़ना है। इसी तरह उसकी मैरिज के लिए आप अलग करके रख सकते हो, और इसी तरह आपने रिटायरमेंट के लिए। सो ये 3 चीज़ों के लिए अगर आप देखोगे तो 4,000 रुपये एवरेज अगर लो, क्योंकि अगर आप 15 साल बाद का अगर पढ़ाई का है और लगभग 15 का है तो 20 साल या 22 साल के बाद बच्चे की शादी का टाइम आ जाएगा, और उसमें अगर लगभग 15 लाख रुपए खर्चा करो आज के, तो उस टाइम पे जाते जाते वो लगभग 50 लाख के आसपास बन जाएगा। ठीक है। सो आपको वो उतना पैसा आपको इकट्ठा करना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए। तो उसके लिए भी 4-5 हज़ार रुपये की एक SIP कीजिए। तो 2-3 SIP करने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा आपके अपने इंजॉयमेंट के लिए है। वो आप अब जैसा चाहे, आप गाड़ी खरीदिए, मोबाइल चाहिए, घर लीजिए, वो लाइबिलिटीज आप तब बांध सकते हो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी पूरी हो गई है, सिक्योर आप अपने आप को कर चुके हो, फिर आप एंजॉय करो अपनी लाइफ को। यानी अमाउंट भले ही कम हो ये मतलब नहीं है, लेकिन अनुशासन बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। चाहे भले ही आपकी जो जो SIP है वो भले ही 1,000 रुपये हो या 1,500 रुपये, आप भले ही उसको 10,000 रुपये 20,000 रुपये मत कीजिए, लेकिन अगर आप 1,500 रुपये की या फिर 2,000 रुपये की SIP रेगुलर करते हैं 20 साल के लिए, तो अच्छा खासा फंड जनरेट हो जाता है। सर एक चीज़ और भी है, जैसे ये 15,000 रुपये बचाए, इसमें से भी हमने जो अलग अलग गोल्स थे उसमें भी डिसाइड कर लिया। रिटायरमेंट में बहुत से लोग बोलते हैं कि यार भले ही हम पैदा कैसे भी परिवार में हुए, हमारे पास जो है आर्थिक रूप से कितने पैसे थे वो अलग बात है, लेकिन मरे तो हम कम से कम करोड़पति के हिसाब से मरे, हमारे पास अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपया हो। तो क्या ये संभव है सर कि 15,000 रुपये आप जो बचा रहे हो और जो छोटी छोटी SIP कर रहे हो उससे करोड़ों का कॉर्पस बनाया जा सकता है? नीरज जी, मैं आज आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ जो सुन के आपको भी ताज्जुब होगा और हमारे व्यूअर्स को भी, कि हमारे को बहुत करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं होती है करोड़पति बनने के लिए। अगर आप मान लीजिए वीक में 250-300 रुपये का बचाना हो, तो इस हार्डली मतलब वो तकलीफ नहीं होती। 250-300 रुपये कोई एक आदमी आराम से मैनेज कर सकता है, अगर वो जो 25-30-35 हज़ार रुपये खर्चा कर रहा है वीक का, अगर वो करे, और अगर 4 वीक में देखो तो 1,000 रुपये बन जाते हैं। आप 1,000 रुपये की SIP कीजिए। अगर आप 25 साल के हो, 27 साल के हो, और जब रिटायर्ड होने के लिए करोड़पति की बात कर रहे हो, तो आप अगर वो 1,000 रुपये की SIP करते हो और आने वाले 25-30-35 साल के लिए आप करते हो, तो आप डेफिनेटली 1.5-2 करोड़ रुपये आप बचा लोगे उसमें। सो करोड़पति बनने के लिए ये नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा हो। अगर रिटायर्ड करोड़पति होना है तो मैं आपको एश्योर करता हूँ, आप सिंपल अपनी लाइफस्टाइल में से सिर्फ 250 रुपये वीकली निकाल लीजिए। कोई भी लाइफस्टाइल पकड़ लीजिए जिसमें से आप कट कर सकते हो, और वीक में 1,000 रुपये की आप SIP कीजिए। आने वाले 30 से 35 साल में अगर 12-15% आपकी रिटर्न निकालता है मार्केट, क्योंकि अभी मार्केट आने वाले टाइम इंडिया में बहुत अच्छा है, वो निकालता है, तो आपको 1 करोड़ रुपये तो कहीं भी नहीं छोड़ोगे आप। ये तो मिनिमम रिटर्न के हिसाब से मिनिमम, यस। और मान लीजिए अगर बढ़ के मिलता है तब तो और ज़्यादा वो अमाउंट बड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो सर आपने जिस तरह से बताया कि बहुत आराम से करोड़पति बना जा सकता है, बहुत 1,000 रुपये की SIP के साथ भी हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये तो सर वो लोग थे जिनके पास मतलब करियर में अभी 30 से 35 साल है। उन लोगों का क्या जो मतलब अभी 38 साल के 40 साल के हैं, और मान लीजिए उनकी जो नौकरी के हिसाब से अगर हम कुछ ज़्यादा साल नहीं काउंट करते, क्योंकि कई सेक्टर्स हैं जहां पर जो है लंबी नौकरी नहीं चलती, आप मान के चलिए 45 साल या 50 साल तक ही नौकरी चलती है। तो वो लोग कैसे सर इसको प्लान करें, क्योंकि लक्ष्य उनका भी वही है लेकिन एज कम बची है,
तो क्या एसआईपी को बढ़ाना पड़ेगा या फिर आपको एग्रेसिवली निवेश करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए उनके लिए सर? देखिए, बहुत सही बोला, ये सिचुएशन आती है अराउंड आपको 35-40 के बाद का जो टाइम होता है, 40 से 55 तक का तो आपको टाइम, मतलब मान लीजिए इतना होता है आजकल, 60 की रिटायरमेंट नहीं, 55 तक ही समझिए। सो आपके पास बचते हैं 15 साल। लेकिन अब जैसे मैंने बोला, अगर 25 साल वाले को सिर्फ 250 रुपये वीकली बचाना है और 1000 रुपये में, क्योंकि उसके पास 30 साल का टाइम है। आप जब 40 साल के होते हो तो कई सारे खर्चों के लिए आप मीटअप ऑलरेडी कर चुके होते हो, तो आपके पास सेविंग पोटेंशियल बढ़ता है। इनिशियल में आप देखिए, आप भी मानेंगे कि हम जब शुरू लाइफ करते हैं तो हमारे को एक फ्रिज लेके आना है, एक टीवी लेके आना है, एक एसी लेके आना है। लेकिन वो जो हमारा फ्रिज होता है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में आराम से 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलता है फ्रिज। तो शुरू के लाइफ में जो खर्चे ज़्यादा होते हैं, इसलिए सेविंग कम हो पाती है। तो फिर जब आप 35-40 के हो जाते हो, बच्चे का भी एक लेवल आ जाता है कि अगर वो बच्चे भी है तो क्लास 80, मतलब 18 साल का होने के बाद आगे बढ़ जाता है वो, तो फिर आपके खर्चे हो जाते हैं कम और सेविंग पोटेंशियल बढ़ जाती है। तो जो 250 रुपये वीकली या महीने के 1000 बोले थे, आप बहुत ही आराम से 1000 को 5 से 10,000 रुपये आराम से कर सकते हो। सो जो टाइम पीरियड कम हुआ, उसके लिए आप थोड़ा सा बढ़ा के करना पड़ेगा। लेकिन ये भी आप मानिए कि अगर आप बाद में 10,000 का भी करते हो तो उतना ज़्यादा कॉर्पस नहीं बन पाता है जितना 1000 रुपये से, क्योंकि टाइम कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो आपको डेफिनेटली कम मिलता है। बट यस, आप थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके एक उस लेवल तक पहुंच सकते हो, जो कि आप कर सकते हो आसानी से, क्योंकि आपके बड़े खर्चे सब कम हो चुके होते हैं। जी। तो आजकल सर जैसे महंगी गाड़ियां भी हैं, लाइफस्टाइल भी लोगों को पसंद भी है, खैर गाड़ियां सैलरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक सपना तो रहता है कि ये गाड़ी यार मेरे पास भी होनी चाहिए। और उसके हिसाब से आप जो है प्लान जब करते हैं, तो एक नॉर्मल गाड़ी अगर हम काउंट करें, जो लग्जरीज गाड़ीज हैं भारत में जो आजकल चल भी रही हैं, करीब करीब 25 से 30 लाख रुपए की अच्छी खासी गाड़ी मिल जाती है। बहुत ज़्यादा लग्जरी पे मैं नहीं जा रहा हूँ, 25 से 30 लाख की अच्छी खासी गाड़ी मिल जाती है। फॉर्चूनर एक गाड़ी मान लीजिए आप, एक एग्जाम्पल के तौर पर। जी। तो इस तरह की जो गाड़ी हैं और आप 38-40 साल की एज के हैं, तो आपको वो एक टारगेट है, तो 15 साल आप, जाहिर सी बात है 55 साल में तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, आपको गाड़ी चाहिए होगा जितनी जल्द मिल जाए, ताकि कुछ तो एंजॉय करें लाइफ। तो उसके हिसाब से आप कैसे एसआईपी प्लान करें, कितना पैसा चाहिए होगा, एक वो अगर कोई फॉर्मूला पता लगे कि, और उसको भी फिर हम निवेश करेंगे तो कौन सी म्यूचुअल फंड में या फिर कौन सी जगह पर पैसा लगाना चाहिए, वो थोड़ा बताइए सर। देखिए, अगर आपको 40 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो अगर आप 35 के एज पे जाके अगर वो पैसा इकट्ठा करने की सोचेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको पहले से ही प्लान करनी होगी। और ये भी है कि नहीं जी, कोई भी पहली गाड़ी अपनी 40 लाख की नहीं खरीदता है, राइट। वो पहले 10 लाख 8 लाख की गाड़ी लिया होगा, फिर अपना जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, तो वैसे आपने बढ़ाता है। मेरा तो ये कहना है, आपको 40 लाख की गाड़ी की रिक्वायरमेंट है क्या, पहले तो आप ये देखिए। क्योंकि आपके फ्रेंड के पास है, आपके रिलेटिव के पास है, आपके पड़ोसी के पास है, इसलिए आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, तो मेरे ख्याल से वो निर्णय गलत होगा। सबको सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका बैकग्राउंड, उनकी लाइबिलिटी, उनकी इनकम लेवल आपको नहीं पता है। तो अगर मान लीजिए कोई एक है एक्स जो जिनको गाड़ी ले रखा है, उसको घर पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, घर खुद का है, सब कुछ है, वाइफ भी इनकम कर रही है, डबल इनकम आ रही है, आप अगर सिंगल इनकम वाले हो, आपका घर भी किराए पे हो आप, तो उस जगह पे आप ये सोचो मैं गाड़ी लूँ, तो वो थोड़ा सा हमारे को अपनी सोच को सही करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बड़ी गाड़ियाँ नॉर्मली जैसे बिजनेस वाले हैं उसको बेनिफिट लेते हैं, जो जाते हैं मीटिंग्स में या फैमिली के साथ कहीं जाते हैं, तो वो उसका एक बेनिफिट लेते हैं। कोई भी बड़ी गाड़ी लेने वाला आदमी, जो सही बिजनेसमैन होते हैं वो लोग लेते हैं, क्योंकि उससे उनको रिटर्न आती है, वो एक स्टेटस बनता है, उनके ऊपर ट्रस्ट होता है, तो उनके बिजनेस में पैसे आते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, वो सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं, सिर्फ ऑफिस जाने आने के लिए गाड़ी लेना कोई तुक की बात नहीं है। और अगर आप घर पे खड़ी करके रखोगे तो भी कोई तुक की बात नहीं है। सो पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि आपको ज़रूरत है या नहीं है, और अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो फिर आपको एक अच्छी खासी एसआईपी शुरू करनी चाहिए। आपका प्लान पहले से ही होना चाहिए कि मैं इस एज तक, मान लो अगर आप 25 के हो तो 30 की एज तक मेरे को 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, 35 की एज तक मैं 20 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, और 40 की एज तक मैं 40 लाख की गाड़ी खरीदूंगा। तो उस हिसाब से आपको एसआईपीज़ अलग अलग बनानी है और उसको आगे बढ़ाना है, तो आप बहुत आराम से उस लाइफ को ले सकते हो।
लेकिन अगर 35-40 पे आके ये सोचो कि मेरे को अब भी गाड़ी लेनी है, तो आपकी बाकी फाइनेंशियल चीज़ों को देखना ज़रूरी हो जाता है। जी। अच्छा सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा बचता नहीं है, और हमने बहुत सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें भी देखी हैं कि जैसे अब घड़ी का एक एग्जांपल ले लीजिए। जो घड़ी 2,000 रुपये की आपने पहनी हुई है वो भी वही सेम टाइम बता रही है, जो घड़ी 20,000 रुपये की है वो भी सेम टाइम बता रही है। बस पहनने वाले के शौक वाली बात है। ठीक ऐसे ही मोबाइल की बात सर, मोबाइल में आज के दिन 10-15 हज़ार या 20,000 के बजट में बहुत से अच्छे अच्छे फ़ोन भी आ रहे हैं। कुछ ब्रांडेड इंटरनेशनल कंपनीज के फ़ोन हैं, वो जो है 1 लाख तक भी आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि दिखावे के चक्कर में हम जो है ये इन चीज़ों को ले लेते हैं, और वो भी आपको मार्केटिंग कंपनियां कैसे फंसाती हैं, आपको बोलते हैं ईएमआई का हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप जो है थोड़ा सा पैसा दे के आप ये अपने नाम कर सकते हो। तो वहाँ इस तरह की चीज़ों में फंसने से बेटर है कि मतलब थोड़ा समझदारी दिखाएं। वो तो एक टिपिकली सी चीज़ हो गई सर, लेकिन क्या सुझाव देना चाहेंगे उन युवाओं को जिन्होंने अभी करियर शुरू किया है और जिनके पास अच्छी खासी सैलरी है? क्या वो स्टेटस सिंबल पर जाएं या आने वाले कुछ सालों को देखें? क्योंकि उनके मन में जाहिर सी बात है वो वाला ही थॉट भी रहता है जो आप पहले ही बता रहे थे सर, कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कि आज जी लो, कल को फिर देखा जाएगा। तो इन ऐसी जो तबका है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे सर आप? देखिए, कभी भी ये मत देखिए कि सामने वाला जैसे मोबाइल लिया है या ईएमआई पे कोई चीज़ मिले। सबसे पहले तो देखिए, जो हमारे आज तक ये संस्कार दिए गए हैं अपने देश में कि लोन पे चीज़ें ना लें। अगर लोन पे लेनी पड़ रही है तो वो चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि सामने वाला सपोज एक कोई बहुत अच्छा फ़ोन लिया मैंने 1 लाख का 1.5 लाख का, मैं वो फ़ोन लेके हो सकता है उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, मेरे को हो सकता है उसके कैमरे की रिक्वायरमेंट हो, मैं उससे कुछ और बिजनेस पर्पज़ सॉल्व कर रहा हूँ, तब तो मेरे को काम आ रहा है। तो 1 लाख के मैं लगा के 5 लाख कमाने का देख रहा हूँ। लेकिन आपने सिर्फ फ़ोन लिया और 2 साल बाद वो आउटडेटेड हो गया और फिर आपको दूसरा चेंज करने का पड़ा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है। आपको फ्लो में नहीं बहना है, आपको अपनी कैलकुलेशन लेके चलना है। तो मेरा तो सबसे पहला सुझाव ये होता है कि आप लोन के ऊपर जहाँ तक हो अवॉइड करो। हाउसिंग लोन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हाउसिंग लोन में क्या होता है कि आपको एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका धीरे धीरे टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, कई सारे बेनिफिट हो जाते हैं। लेकिन वो भी हम तब बोलते हैं जब बाकी चीज़ें पूरी हो जाए, क्योंकि हाउसिंग लोन की ईएमआई बड़ी होती है। तो आपको पता लगा प्रेशर में आप लोन की ईएमआई चुकाएं या घर चलाएं या बच्चे को अच्छी परवरिश दें, क्या करें, वहाँ फंस जाते हो। तो बेहतर ये है कि बाकी चीज़ें पूरी करें, फिर चाहे घर भी लेना हो लोन पे लीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें होने के बाद। तो मेरी एडवाइस यंग जनरेशन को ये रहेगी, पैसा आया है, इंजॉय करना है। यस, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं भी मानता हूँ, तो यू शुड इंजॉय टुडे एज वेल एज टुमारो। तो ये टुमारो तो आना है, ऐसा नहीं है कि नहीं आना है, तो उसके लिए कल भी तो एंजॉय करना है हमें, तो कुछ पैसा कल के लिए भी जोड़ें। अच्छा सर, एक लास्ट में ना एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारे एक दोस्त हैं जिनका करियर अभी हाल ही में शुरू हुआ है, करीब 1 लाख रुपए सैलरी है उनकी, और अब क्योंकि थोड़ा सा गरीब परिवार से थे तो शौक थे बहुत सारे, तो उसी हिसाब से उन्होंने सैलरी आते ही शुरुआत कर दिया खर्चे करना। उसको एक बुलेट गाड़ी खरीदी है, एक गाड़ी खरीदी है, एक एसी लगवाया है, एक टीवी लगवाया है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे लोग जो मतलब जिन्होंने हाल ही में करियर शुरू किया है, 1 लाख रुपए सैलरी है, इन सारी चीज़ें, जब आपके पास गाड़ी है तो फिर आपको बुलेट लेने की क्या ज़रूरत है? तो और आपने महंगे फ़ोन आपको लेने की क्या ज़रूरत है? शुरुआत में कुछ टाइम बचा जा सकता, और बल्कि ऐसे कस्टमर जिनके पास उन्होंने स्टडी लोन भी लिया हुआ है वो भी पे नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे निकले? या फिर इसी अगर दोस्त के बारे में ही अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें, कैसे उनको फ़िलहाल प्लान करना चाहिए? देखिए, अगर ऑलरेडी वो ले चुके हैं तो आपको अब ये देखना है कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो लोन है, सबसे पहले उसको चुकाने का देखिए, क्योंकि वहाँ से ईएमआई आपकी ज़्यादा कम होगी। गाड़ी भी है और बाइक भी है, तो आप बेहतर है कि आप जॉब कर रहे हो तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा गाड़ी रखें। सुझाव ये होगा कि आप अगर बाइक को निकाल के गाड़ी की किस्तें पूरी कर दो, तो वहाँ से आपकी डबल किस्त का फ़ायदा होगा, बाइक की किस्तें भी बंद हो जाएगी आपकी जितना बचा है, और जो अगर कुछ बचता है तो बाकी गाड़ी पे लगा दो। तो आपको ये किस्तों को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। साल में अगर आपकी 12 किस्तें जा रही है तो ये मान लीजिए आप 13 किस्तें डालें उसमें, मतलब प्री पेमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा डालें, तो वो आपका लोन जल्दी पूरा हो जाएगा।
गाड़ी या एसी या आप बाइक लेने से इंजॉय नहीं करते हैं, ये बात देखिएगा। अगर आप सुकून से सो नहीं पाए घर में तो वो एसी क्या काम का। आपको टेंशन है कल ईएमआई जानी है तो आपको एसी में भी नींद नहीं आएगी। आपको टेंशन है कि भाई कल मेरी गाड़ी की वो जाना है तो आप पेट्रोल डलवाते वक्त भी सोचोगे कि इसमें पेट्रोल कितना डलवाऊँ कल के, क्योंकि कल की किस्त का पैसे है कि नहीं है। तो आपको एक्चुअल में एंजॉय करना है तो आप अपने बजट के हिसाब से चलिए, लोन लायबिलिटी कम से कम रखिए। अगर ले ली है तो उसका एक बार बैठिए, रीस्ट्रक्चरिंग कीजिए, इसको डेट रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। और आप प्लानर के साथ बैठिए या खुद निकालिए कि जो ज़्यादा लोन की ईएमआई रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले उनको ख़त्म कीजिए और फिर धीरे धीरे करके कंप्लीट ख़त्म कीजिए। तब तक आपको निवेश के बारे में तो ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। निवेश तो बाद की चीज़ें होती है। पहले ये मैं इसको एक गड्ढा कहता हूँ कि इस गड्ढे में आप पैसे डालते रहते हो, कमाते हो और पैसे डालते हो। तो आप जो कमाई कर रहे हो बैंकों के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए नहीं कर रहे हो। तो पहले ये गड्ढे को भरिए, फिर अपने लिए अपनी फैमिली के लिए पैसा जोड़ना शुरू कीजिए। तो बेहतर यही होगा जितने जल्दी हो सके लोन को पूरा करें। यानी कि एक अगर पूरी चीज़ का निचोड़ अगर समझें तो सबसे पहले तो आपके पास अगर कोई कर्जा है, लोन है, ईएमआई कोई चल रही है तो सबसे पहले तो उसे खत्म कीजिए। उसके बाद ही आप कुछ और सोच सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसी फंड का नंबर आता है सर। उसके बाद इमरजेंसी फंड, देखो इमरजेंसी फंड तो आपको इमीडिएटली रखना ही चाहिए। लोन ईएमआई तो चल रही है उसको तो आप कैसे भी मैनेज करो, लेकिन इमरजेंसी एक अलग से रखो। कल को आपकी जॉब चली जाए, कल को कोई ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो ये 2-3 चीज़ें तो आपको सबसे पहले ही करनी चाहिए। ईएमआई को प्री पेमेंट करने से पहले ही आपके इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ईएमआई को चुकाने गए और हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट आ गई तो वो कैसे फंडिंग करोगे? इलाज तो कराना जरूरी है ना, फिर लोन ले लोगे दोबारा। तो बेटर है पहले मेडिक्लेम पॉलिसी ले लो, उसके बाद लोन चुकाने की बात करो, वो बेहतर होगा। और उसके बाद फिर जो पैसा बचता है उसको फिर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से जो प्लानिंग है अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा आसानी से जो है पैसा बच सकता है। और जब बचेगा पैसा और उसको सही जगह से आप निवेश करोगे तो फिर उससे अच्छा खासा कॉर्पस बनाया जा सकता है जो कि आपको रिटायरमेंट में मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुशील जैन सर हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि पर्सनल CFO.in के फाउंडर हैं। उन्होंने बताया कि कैसे 50,000 रुपये की सैलरी वाले लोग कम से कम खर्च करके कैसे करीब 15 से 10,000 रुपये, अगर 10,000 रुपये मिनिमम इसको मान के चलते हैं, इतना पैसा बचाया जा सकता है। उसको कैसे आप सही तरीके से अगर निवेश करें तो आपको रिटायरमेंट के वक्त करीब 3.5 करोड़ 2 करोड़ जैसे ही आप अनुशासन से आप निवेश करेंगे उसके हिसाब से इसे कॉर्पस को बनाया जाता है। भले ही आपको सुनने में बहुत अजीब लगे कि 10,000 रुपये की आप रेगुलर बचत कर रहे हैं, लेकिन वो आपको वाकई में एक नॉर्मल रिटर्न के हिसाब से भी देखा जाए तो वो आपको इतना खासा अच्छा खासा जो पैसा है वो बनाकर दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप ज़रूर अपने लिए इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं और आपको अगर अपने बजट को लेकर कुछ सवाल पूछना है सुशील सर से तो आप जो है कमेंट के ज़रिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या आपको परेशानी आ रही है पैसे बचाने में और कैसे आपको निवेश करना चाहिए। उसकी सलाह के लिए ज़रूर सुशील सर आपकी मदद करेंगे। आप कमेंट के ज़रिए अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह से इस शो के ज़रिए हम आपको एक तरह से एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि आपका जो पैसा है वो सही जगह पे लगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। आप अगर कर्जे में फंसे रहते हैं तो आप उससे निकल के कैसे खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, उसकी हमारी पूरी कोशिश है। बाकी बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ। नमस्कार।